हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था आपके पास में नेत्र दोष व उनका निवारण। तो नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है हम पिछली कक्षा के अंदर पढ़ चुके हैं कि आपके पास में नेत्र दोष मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा आपके पास में निकट दृष्टि दोष, दूसरा आपके पास में दूरदृष्टि दोष, तीसरा आपके पास में अबिंदुता दोष और चौथा है आपके पास में जरा दृष्टि दोष। तो इनको मैंने वहां पे अच्छे से समझा दिया था कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह क्यों होता है और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और आपके पास में दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुता दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आपके पास में जो लास्ट था वो था जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं, जिसमें अवतल लेंस ऊपर होता है और उत्तल लेंस क्या होता है? नीचे होता है। तो ये था आपके पास में नेत्र दोष उनका निवारण। अब इस कक्षा के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास में सूक्ष्म दर्शी, और ये टॉपिक आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अच्छे से समझना। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से समझना है भाई। वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि इसके अंदर एक एक पॉइंट के अंदर लॉजिक रहेगा, तो इसको अच्छे से समझना। तो बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। तो सूक्ष्मदर्शी कहते किसे है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होगा, डेफिनेशन ध्यान से सुनना कि आपके पास वह उपकरण जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है या सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। या आपके पास वह उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब इसका साधारण सा उदाहरण लेके चले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप घड़ी बनवाने के लिए जाते हो, आप मान लो आपकी घड़ी खराब हो गई, घड़ी बनवाने के लिए जाते हो आप, तो घड़ी वाले के पास में क्या होता है? एक सूक्ष्मदर्शी होता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है? घड़ी के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट होते हैं उनको आसानी से क्या कर लेता है? वो देख सकता है। तो आपके पास में सूक्ष्मदर्शी क्या हो गया? दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं कि वह उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है या सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब आपके पास में जो सूक्ष्मदर्शी होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और जो दूसरा होता है वो होता है आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट डालते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी, तो इसको अच्छे से समझना भी। टॉपिक आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो पहले बात करते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी कहते किसे हैं। तो अभी मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन बताई है,
तो आपको वही डेफिनेशन यहाँ किसके अंदर लिखनी है, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर लिखनी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन क्या होगी कि वह सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म वस्तुओं को क्या करता है, देखा जाता है, या फिर आपके पास में वह उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब इसकी तीसरी जो डेफिनेशन है उसको गौर से सुनना कि वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सहायता से, इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनना कि वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सहायता से क्या बनाया जाता है, सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो वह सूक्ष्मदर्शी क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो डेफिनेशन से आपको एक बात तो नोट हो गई कि सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस उपयोग करते हैं, और आपके पास में जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। तो फोकस दूरी कम होगी तो आपके पास में उसकी जो शक्ति है, क्षमता है, वो क्या होगी, अधिक होगी। तो आपके पास में ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। अब सरल सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार का बना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। अब इसको अच्छे से समझना कि आपके पास में इस लेंस के सामने एक वस्तु ए बी रखी है, एक वस्तु क्या रखी है, ए बी रखी है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। तो यह अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। एक अन्य प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र O के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधी निकल जाती है। तो आपके पास में इस साइड आपका क्या रहेगा, नेत्र रहेगा। तो आपके पास में यहां पे ध्यान से समझना कि आपके पास में जब वस्तु को प्रकाश केंद्र O तथा मुख्य फोकस F के मध्य रखा जाता है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र O तथा मुख्य फोकस F के मध्य रखा जाता है, तब आपके पास में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो यहां हो जाएगा आपके पास A डैश B डैश, A डैश B डैश। तो इसको ध्यान से सुनना कि आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इस लेंस के सामने वस्तु को प्रकाश केंद्र O तथा मुख्य फोकस F के मध्य रखा जाता है। उसके पश्चात आपके पास में यहाँ पे इस वस्तु को जब प्रकाश केंद्र O तथा मुख्य फोकस F के मध्य रखते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कहां बनता है, अनंत तथा वस्तु के मध्य बनता है। कहां बनता है, अनंत तथा वस्तु के मध्य बनता है। तो अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, वो आपके पास में नेत्र के साथ कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। और जो प्रतिबिंब है वो भी नेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, बीटा। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना कि आपके पास में अल्फा कोण बना रहा है, नेत्र के साथ वस्तु बना रही है, और आपके पास में बीटा कोण बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है, किसके साथ, नेत्र के साथ। तो ये हो गया आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था।
अब इसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता, उसको अच्छे से समझना भी। टॉपिक आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता n। तो भाई हम दर्पण और लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता के बारे में पीछे जिक्र कर चुके हैं। तो दर्पण और रेखीय जो आपके पास में लेंस था उसकी रेखीय आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास में दर्पण या लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को हम क्या कह रहे थे, दर्पण या लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कह रहे थे। परंतु आपके पास में यहां सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो रेखीय आवर्धन क्षमता होगी वो क्या होगी, आपके पास में हटकर होगी भी। इसकी रेखीय आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन को अच्छे से समझना, क्योंकि आपके पास में दूरदर्शी के अंदर भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी सेम डेफिनेशन रहेगी। एक बार डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी तो आगे की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं कि आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कोण बीटा, कि आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब कोण बन रहा है नेत्र के ऊपर वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण अल्फा, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। डेफिनेशन को दोबारा से सुनना कि आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नेत्र पर बना प्रतिबिंब कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा के अनुपात को क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसलिए आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी की जो रेखीय आवर्धन क्षमता होगी m बराबर कितना होगा, बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है आपके पास में, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कोण। तो यहां पे लिख सकते हो आप सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कोण और बटे अल्फा क्या है आपके पास में, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो यहां पे लिख सकते हैं वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो ध्यान रखना, इसको दर्शन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्शन कोण। तो कंफ्यूज मत होना, आप सीधा ही मान डाल देना, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो आपके पास में इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 1। अब उससे आगे अच्छे से समझना, यदि आपके पास में अल्फा और बीटा का मान क्या है, बहुत छोटा है, तो यहां पे लिखेंगे यदि अल्फा व बीटा का मान, अल्फा एवं बीटा का मान बहुत छोटा है, तब अब आपके पास में अल्फा व बीटा का मान छोटा होगा तो आपके पास में tan अल्फा बराबर कितना होता है, अल्फा होता है। मैंने आपको समझा रखा है कि आपके पास में tan थीटा बराबर कितना होगा, थीटा होगा। कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो आपके पास यहाँ पे उल्टा मान रखना है भाई। तो आपके पास में अल्फा बराबर कितना होगा, आपके पास में tan अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अल्फा का मान बहुत छोटा है तो आपके पास में अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। क्योंकि इससे पीछे हम क्या करते आ रहे, इससे विपरीत करते आ रहे थे। tan अल्फा बराबर कितना मान रहे थे, अल्फा मान रहे थे, तो यहाँ अल्फा बराबर कितना मान लेंगे, tan अल्फा मान लेंगे। और बीटा बराबर कितना होगा आपके पास में, tan बीटा होगा।
तो अल्फा व बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे अल्फा व बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अल्फा व बीटा का मान समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो आपके पास में क्या मान होगा भाई, m बराबर हो जाएगा आपके पास में tan बीटा बटे कितना हो जाएगा, tan अल्फा। यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में अल्फा कौन बना रहा है, वस्तु बना रही है नेत्र के ऊपर, बीटा कौन बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है किसके ऊपर है, नेत्र के ऊपर। तो यहां पे आपके पास में त्रिभुज, अब आपके पास में ये क्या होगी, बिंब की दूरी होगी, और ये क्या मानेंगे, हमें स्पष्ट दृष्टि से प्रतिबिंब की दूरी मानेंगे, स्पष्ट दृष्टि से क्या मानेंगे, प्रतिबिंब की दूरी मानेंगे। तो त्रिभुज ए बी ओ में, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में आपके पास में tan अल्फा बराबर, इस मान को अच्छे से समझ लेना भाई, क्योंकि आगे के मानों के अंदर सबके अंदर सेम रहेगा। क्या होगा आपके पास में, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब कौन सा है, ए बी है, आधार कौन सा है, ए ओ है। तो क्या होगा आपके पास में ए बी बटे ए ओ। अब यहां पे दो बातों का ध्यान रखना कि अल्फा के लिए हम स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी लेंगे, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी लेंगे, तो आपके पास में अल्फा के लिए एओ बराबर माइनस डी होगा, और बीटा के लिए आपके पास में ए ओ बराबर कितना होगा, माइनस यू होगा। क्या होगा, माइनस यू। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो रखेंगे तो आपके पास में tan अल्फा बराबर कितना होगा, ए बी बटे माइनस डी होगा, और tan बीटा बराबर कितना होगा, ए बी बटे, यहां पे बीटा के लिए क्या ले रहे हैं, जो बिंब की दूरी है वो ले रहे हैं। तो एओ बराबर कितना होगा आपके पास में, एओ होगा, और एओ बराबर कितना होगा, माइनस यू होगा। तो आपके पास में यहां पे tan बीटा बराबर कितना होगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास में ए बी बटे कितना होगा, माइनस यू होगा, माइनस यू। तो ये दोनों मान tan अल्फा व tan बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां लिखेंगे tan अल्फा व tan बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो भाई, आपके पास में tan अल्फा व tan बीटा का मान समीकरण 2 के अंदर रखेंगे तो आपके पास में m बराबर कितना मान होगा, m बराबर tan बीटा का मान कितना है, ए बी बटे कितना है, माइनस यू है, बटे tan अल्फा का मान कितना है, ए बी बटे माइनस डी है, ए बी बटे माइनस डी। नीचे वाला मान ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास में m बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे कितना होगा, माइनस यू, इंटू माइनस डी बटे कितना हो जाएगा, ए बी। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो क्या मान बच गया आपके पास में, m बराबर हो गया डी बटे यू, डी बटे यू। ये क्या है आपके पास में, सरल सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता। तो m बराबर कितना आ गया, डी अपॉन में यू। डी क्या है आपके पास में, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी है। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंडीशन क्या है आपके पास में, फर्स्ट कंडीशन, तो यहां पे लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बनता है, यहां पे लिखेंगे यदि प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। यदि आपके पास में जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के ऊपर बनेगा तो आपके पास में जो v है, v बराबर कितना होगा आपके पास में माइनस डी होगा। v बराबर कितना होगा माइनस डी। यहां पे टॉपिक क्या कह रहा है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बनता है तो अब v बराबर कितना हो जाएगा d, और आपके पास में स्पष्ट दृष्टि से जो न्यूनतम दूरी है जहां से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उस दूरी का मान कितना है आपके पास में d है। तो v बराबर कितना हो गया माइनस डी हो गया, और आपके पास में जो बिंब की दूरी है u बराबर कितना है माइनस u है। तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस u हो जाएगा, और फोकस दूरी है बराबर कितना हो जाएगा माइनस f हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस f हो जाएगा, सॉरी f होगा, क्योंकि आपके पास में लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। f बराबर कितना हो जाएगा f हो जाएगा। तो अब इससे आगे ध्यान से समझना भाई कि लेंस सूत्र से, किससे, लेंस सूत्र से, तो यहां लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है आपके पास में, लेंस सूत्र मैंने करवा रखा है आपको, कितना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही मान होता है ना भाई। तो f बराबर कितना है, f है, v बराबर कितना है माइनस डी है, u बराबर कितना है माइनस u है। ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/v का मान कितना है माइनस डी माइनस 1/में माइनस u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या मान होगा 1/में f बराबर कितना होगा 1/में माइनस डी, माइनस को ऊपर ले जाएंगे प्लस में 1/में u, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपके पास में माइनस 1/में डी को इस साइड भेजेंगे, किसका होगा प्लस का होगा। तो आपके पास में 1/में u बराबर कितना होगा 1/में डी प्लस में 1/में f, 1/में डी प्लस में 1/में f। रेखीय आवर्धन क्षमता से, सरल सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता से, चूंकि m बराबर कितना है आपके पास में d/में u आया है, d/में u आया है, तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, d इंटू कितना हो जाएगा 1/में u। तो 1/में u का मान कितना है आपके पास में 1/में d प्लस में 1/में f। तो आपके पास m बराबर कितना होगा, यहां d इंटू 1/में u का मान कितना है 1/में d प्लस में 1/में f। d को इन दोनों संख्याओं के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड से क्या कर रहा हूं भाई, रब कर रहा हूं मैं। तो d को इन दोनों संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में मान क्या होगा, m बराबर हो जाएगा आपके पास में d/d प्लस में d/f, d/d को काटेंगे कितना आएगा 1, तो m बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस में d/f। ये कब आया है, जब आपके पास में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी के ऊपर बनता है। अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास जो रेखीय आवर्धन क्षमता आई है m बराबर कितना है 1 प्लस में d/f। तो इस स्थिति के अंदर आपके पास में जो रेखीय आवर्धन क्षमता है उसका मान क्या है, बहुत अधिक है। क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि 1 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो रेखीय आवर्धन क्षमता क्या है, बहुत अधिक है। इस स्थिति के अंदर हमारी आंखों के ऊपर प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होता है, पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारी आंखों के ऊपर क्या उत्पन्न कर रहा है, तनाव उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण आंखों के ऊपर क्या उत्पन्न होता है,
तनाव उत्पन्न होता है। तो एक कंडीशन आपको समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन सेकंड क्या है, इसको अच्छे से समझना। यदि आपके पास में जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, अनंत पर बनता है, तो यहां लिखेंगे यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत के ऊपर बनेगा तो आपके पास में रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होगी, उसको अच्छे से समझना। अब आपको पता ही होगा कि आपके पास में प्रतिबिंब अनंत के ऊपर कब बनेगा, कि आपके पास में जब वस्तु कहां स्थित होगी, मुख्य फोकस के ऊपर स्थित होगी। तो इस बात का ध्यान रखना भाई कि आपके पास में जब वस्तु क्या होती है, मुख्य फोकस के ऊपर स्थित होती है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, आपके पास में अनंत के ऊपर बनता है। और जब वस्तु अनंत के ऊपर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस के ऊपर बनता है। तो यहां पे हम इसके नीचे लिखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब वस्तु कहां होगी, मुख्य फोकस के ऊपर स्थित होगी। मुख्य फोकस के ऊपर स्थित होगी तो आपके पास में जो u है, बिंब की दूरी है, वो किसके बराबर होगी, फोकस दूरी के बराबर होगी। तो आपके पास में उसकी जो रेखीय आवर्धन क्षमता है वो कितनी, m बराबर कितना हो जाएगा, d अपॉन में f, क्योंकि u का मान क्या डाल देंगे, f डाल देंगे। u का मान कितना डाल देंगे, f डाल देंगे। तो इस स्थिति के अंदर आपके पास में जो रेखीय आवर्धन क्षमता है उसका मान क्या होता है, कम होता है। इसके कारण आंखों के ऊपर कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आपके पास में जो रेखीय आवर्धन क्षमता है वो क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हो गया आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी। अब आपके पास में सेकंड टॉपिक कौन सा है, सेकंड टॉपिक आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सेकंड टॉपिक आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो टॉपिक को अच्छे से समझना, और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। सेकंड आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते किसे हैं। कि आपके पास में वह सूक्ष्मदर्शी जो अति सूक्ष्म कणों या वस्तुओं का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वह सूक्ष्मदर्शी जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को क्या करता है, देखा जाता है, या वह सूक्ष्मदर्शी जो क्या करता है, अति सूक्ष्म वस्तुओं का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो आपके पास में क्या होता है, उसको हम किससे देख सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो क्या कहलाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को दोबारा से सुनना कि आपके पास में वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है या अति सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम समझें तो आपके पास में वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो या दो से अधिक उत्तल लेंसों की सहायता से, जिसमें दो या दो से अधिक उत्तल लेंसों की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे है इसकी बनावट। तो बनावट को अच्छे से समझना भाई। इसी के अंदर आपके पास में टॉपिक है और टॉपिक आपके पास में बनावट, उसको अच्छे से समझना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होते हैं, दो खोखले पाइप होते हैं।
क्या होते हैं? दो खोखले पाइप होते हैं। दोनों पाइप एक दूसरे के ऊपर खिसकने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मान लिया आपके पास में दो पाइप है, एक पाइप आपके पास में ये है और दूसरा पाइप आपके पास में ये है। इस पाइप की त्रिज्या इस पाइप की त्रिज्या से क्या थोड़ी सी अधिक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? चढ़े हुए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? खिसकने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक पाइप को पकड़कर दूसरे पाइप को क्या कर सकते हैं? हमें खिसका सकते हैं। और इन पाइपों को खिसकाने के लिए या घुमाने के लिए दंड चक्र व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दंड चक्र व्यवस्था। तो ध्यान रखना भाई कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दोनों पाइपों को घुमाने के लिए कौन सी चक्र व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? दंड चक्र व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। दंड चक्र का मतलब क्या है? कि एक को पकड़कर दूसरे को आसानी से घुमा सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? आपके पास में दंड चक्र व्यवस्था कहलाती है। तो आपके पास यहाँ पे बनावट चल रही थी। बनावट के अंदर क्या था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो खोखले पाइप होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर खिसकने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे ये क्या हो गए? दो खोखले पाइप हो गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? चढ़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर घूमने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। खिसकने के लिए स्वतंत्र होते हैं और खिसकाने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? दंड चक्र व्यवस्था से इनको क्या किया जाता है? खिसकाया जाता है। उससे आगे आपके पास में ध्यान से समझना कि इन दोनों खोखले पाइपों के ऊपर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। क्या होते हैं? दो उत्तल लेंस लगे होते हैं जिनकी फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है। जिनकी फोकस दूरी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आपके पास में यहाँ पे इन दोनों खोखले पाइपों के ऊपर दो उत्तल लेंस लगाएंगे जिनकी फोकस दूरी क्या होगी? अलग अलग होगी। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसे वस्तु की ओर रखा जाता है। किसकी ओर रखा जाता है? वस्तु की ओर रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उस लेंस को किसकी तरफ रखा जाता है? नेत्र की तरफ रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो अब यहां पे इसके ऊपर हम दो लेंस लगाएंगे। एक लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है और जिसको किसकी ओर रखा जाता है? वस्तु की ओर रखा जाता है। क्या कहलाता है? अभिदर्शक लेंस कहलाता है। अभिदर्शक लेंस कहलाता है। और जो लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है, और उसे क्या रखा जाता है? नेत्र की ओर रखा जाता है। तो वह लेंस क्या कहलाता है? आपके पास में नेत्रिका लेंस कहलाता है या अभिनेत्र लेंस कहलाता है। ये कौन सा हो गया आपके पास में? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। दो लेंस है। मान लिया इसका जो आपके पास में प्रकाश केंद्र है वो कितना है? ओ है। और इसका जो प्रकाश केंद्र है वो मान लिया कितना है? ओ डैश है। कितना है? ओ डैश। तो अब इसको आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्या होगी? इसकी बनावट हो गई। तो बनावट को दोबारा से समझ लेना कि सरल सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो खोखले पाइप होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और खिसकने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन दोनों खोखले पाइपों के ऊपर दो उत्तल लेंस लगाए जाते हैं जिनकी फोकस दूरी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसकी फोकस दूरी मान लिया f1 है और इसकी कितनी है? f2 है। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उस लेंस को किसकी ओर रखा जाता है? वस्तु की ओर रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और जिस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है, उस लेंस को किसकी तरफ रखा जाता है? नेत्र की तरफ रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास में इसकी बनावट। अब इसी के अंदर आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली को अच्छे से समझना। टॉपिक आपके पास में
कार्य प्रणाली या कार्य विधि, कार्य प्रणाली क्या होगी उसको अच्छे से समझना कि आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर अभिदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु पी क्यू को रखा जाता है। एक वस्तु पी क्यू को प्रकाश केंद्र ओ तथा आपके पास वक्रता केंद्र आपके पास में जो सी है उसके मध्य रखा जाता है, या फिर इसको हम 2f बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2f। तो आपके पास में यहां पे क्या होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर अभिदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु कौन सी है? PQ। PQ को प्रकाश केंद्र O तथा F या 2F भी बोल सकते हो आप इसको। यहां पे आपके पास में क्या होगा, इसका फोकस, मुख्य फोकस क्या होगा? F होगा। तो F और 2F के मध्य रखा जाता है। F और 2F के मध्य रखा जाता है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाश केंद्र O तथा वक्रता केंद्र C के मध्य रखा जाता है। उससे भी आपके पास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपके पास में इस वस्तु PQ से एक प्रकाश की किरण, इस वस्तु PQ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो ये क्या हो गया आपके पास में? मुख्य फोकस से गुजर गई। उसके पश्चात एक अन्य प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र O के ऊपर क्या होती है? आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात पहले वाली अपवर्तित किरण को कहां प्रतिच्छेद करती है? Q डैश के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए आपके पास में वस्तु का जो प्रतिबिंब है अभिदर्शक लेंस द्वारा कहां बनता है? P डैश Q डैश के ऊपर बनता है। कहां बनता है? P डैश Q डैश के ऊपर बनता है। और आपके पास में जो ये P डैश Q डैश जो प्रतिबिंब है, ये नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है। तो आपके पास में यहां पे इस चित्र को सही बनाना भाई, कि आपके पास में प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली रेखा के ऊपर क्या करनी चाहिए? प्रतिच्छेद करनी चाहिए। यहां पे बनता है आपके पास में Q डैश, यहां पे आएगा। तो आपके पास में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? अभिदर्शक लेंस द्वारा Q डैश P डैश के ऊपर बनता है। अब आपके पास में जो प्रतिबिंब P डैश Q डैश है वो आपके पास में नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है? बिंब का कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो आपके पास में जो नेत्रिका लेंस है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनाता है, उसको अच्छे से समझना। तो जो आपके पास में नेत्रिका लेंस है वो वस्तु का प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश के ऊपर क्या करता है? बनाता है। इस साइड आपके पास में क्या है? नेत्र है। क्या है? नेत्र। तो इस बात का ध्यान रखना भाई कि आपके पास में अब इसके अंदर बाकी बातें मैं बाद में समझाऊंगा, दोबारा से समझ लो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर अभिदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु PQ को F व 2F के मध्य रखा जाता है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है, तथा एक अन्य प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र O से क्या होती है? आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात पहले वाली अपवर्तित प्रकाश किरण को कहां पे काट रही है? Q डैश के ऊपर काट रही है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस द्वारा कहां बनता है? P डैश Q डैश बनता है।
अब आपके पास में जो ये P डैश Q डैश प्रतिबिंब है, ये नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है? बिंब का कार्य कर रहा है। तो जो नेत्रिका लेंस है उसका जो आपके पास में ये जो बिंब है वो कहाँ स्थित होता है? प्रकाश केंद्र O तथा आपके पास में इसका जो मुख्य फोकस एफ है उसके मध्य स्थित होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि नेत्रिका लेंस के लिए जो आपके पास में बिंब है वो प्रकाश केंद्र O तथा मुख्य फोकस एफ के मध्य स्थित होता है। और आपके पास में जो नेत्रिका लेंस है, जो बिंब है P डैश Q डैश, उसका प्रतिबिंब कहां बनाता है? P डबल डैश Q डबल डैश के ऊपर बना देता है। तो ये हो गई इसकी क्या हो गई? कार्य प्रणाली। अब इसके अंदर ध्यान देना भाई कि आपके पास में ये क्या है? आपके पास में बिंब की दूरी u है और ये d हमने क्या मान ली? स्पष्ट दृष्टि से जो न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि से जो प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी है वो कितनी मान ली? d मान ली। और आपके पास में यहाँ पे इसकी क्या होगी? ये फोकस दूरी होगी। और फोकस दूरी को हमने अभिदर्शक लेंस के लिए किससे नोट कर दिया? एफ नोट से प्रदर्शित कर दिया। और आपके पास में अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा? P डैश Q डैश है। तो आपके पास इसकी दूरी मान लिया कितना है? V नोट है। कितना है? V नोट। उससे आगे आपके पास में जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब P डैश Q डैश है वो नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है? बिंब का कार्य कर रहा है। तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा? आपके पास में F यहाँ पे सॉरी बिंब दूरी UE हो जाएगी। क्या हो जाएगी? UE। उसके पश्चात आपके पास में जो नेत्रिका लेंस है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना रहा है? P डबल डैश Q डबल डैश के ऊपर बना रहा है। और कैसा बन रहा है? आपके पास में सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु से क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा है। और मान लिया आपके पास में इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? VE होगी। कितनी होगी? VE। क्योंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए है और O किसके लिए है? अभिदर्शक लेंस के लिए है। तो ये होगी आपके पास में इसकी कार्य प्रणाली। अब इसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता। तो उसको अच्छे से समझना भाई। टॉपिक आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता की रेखीय आवर्धन क्षमता एंड डेफिनेशन सेम रहेगी भाई कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा के अनुपात को क्या कहेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता कहेंगे। जो आपके पास में सरल सूक्ष्मदर्शी की थी वही डेफिनेशन आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता की होगी। तो क्या होगी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा के अनुपात को क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसलिए आपके पास में m बराबर कितना हो जाएगा? बीटा बटे कितना होगा? अल्फा होगा। बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है आपके पास में? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कोण। और अल्फा क्या है आपके पास में? वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो अब इससे आगे क्या लिखेंगे? यदि अल्फा व बीटा का मान क्या है? बहुत छोटा है। तो यहां लिखेंगे यदि अल्फा व बीटा का मान बहुत छोटा है तब अल्फा और बीटा का मान बहुत छोटा होगा तो आपके पास में अल्फा बराबर कितना होगा? tan अल्फा और बीटा बराबर कितना होगा? tan बीटा। tan बीटा। तो ये आपके पास मान लिया समीकरण 1 है। तो अब इससे आगे क्या लिखेंगे? अल्फा व बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से
क्या मान हो जाएगा भाई आपके पास में, m बराबर हो जाएगा tan बीटा बटे कितना हो जाएगा, tan अल्फा। tan बीटा बटे कितना हो गया, tan अल्फा। तो अब यहां पे ध्यान देना, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 के अंदर हमें किसका मान चाहिए, tan अल्फा और tan बीटा का। तो वहां पे तो आपके पास में साधारण सा मान आ रहा था, क्योंकि आपके पास जो प्रतिबिंब था सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर उसी दिशा के अंदर बन रहा था। यहाँ पे आपके पास में जो प्रतिबिंब है इसके अंदर कितने लेंस लगाए गए हैं, वो सॉरी इस सूक्ष्मदर्शी के अंदर कितने लेंस लगाए गए हैं, 2 लेंस लगाए गए हैं। तो आपके पास में tan अल्फा और tan बीटा का मान कहां से निकालेंगे उसको अच्छे से ध्यान से समझना कि आपके पास में यहां जो वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण कितना है, अल्फा है, और प्रतिबिंब कोण कितना है आपके पास में, बीटा है। प्रतिबिंब कोण कितना है, बीटा है। तो अल्फा यहां पे बन रहा है और बीटा यहां पे बन रहा है। इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान रखना। तो आपके पास में अल्फा का मान, tan अल्फा का मान निकालने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQO। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO क्या है आपके पास में, ये बिंदु PQ और ये क्या है, O है। ये कोण कितना आपके पास में, अल्फा है। ये दूरी कितनी आपके पास में, D है। तो आपके पास में tan अल्फा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होगा भाई आपके पास में, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, PQ, आधार कौन सा है, PO। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, PQ बटे कितना हो जाएगा आपके पास में, PO। अब PO का मान कितना है आपके पास में, -D है। तो आपके पास में tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, PO बटे -D हो जाएगा। PO बटे कितना हो जाएगा, -D। उससे आगे आपके पास किसका मान चाहिए, tan बीटा का। तो tan बीटा का मान लेने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज P डैश Q डैश O डैश में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज P डैश Q डैश O डैश में tan बीटा बराबर भी क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कौन सा आपके पास में, P डैश Q डैश, आधार कौन सा, P डैश O डैश। तो यहां क्या होगा आपके पास में, P डैश Q डैश बटे P डैश O डैश। और P डैश O डैश का मान कितना आपके पास में, जो बिंब की दूरी है वो कितनी है, UE है। तो माइनस क्या होगा, UE होगा। तो tan बीटा बराबर कितना होगा आपके पास में, P डैश Q डैश बटे माइनस में UE। तो ये आ गया आपके पास में किसका मान आ गया, tan बीटा का मान आ गया। अब उससे आगे ध्यान से समझना भाई कि आपके पास में tan अल्फा और tan बीटा का मान आ चुका है। तो tan अल्फा व tan बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे tan अल्फा एवं tan बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के अंदर रखेंगे तो आपके पास क्या मान होगा, m बराबर हो जाएगा आपके पास tan बीटा का मान कितना है, P डैश Q डैश बटे -UE। तो यहां हो जाएगा P डैश Q डैश बटे माइनस में UE बटे कितना हो जाएगा आपके पास, tan अल्फा का मान कितना है, PQ बटे कितना आपके पास -D है। तो क्या होगा, PQ बटे -D। नीचे वाला मान ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास में m बराबर कितना होगा, P डैश Q डैश बटे -UE इंटू कितना हो जाएगा, -D बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे PQ हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास में m बराबर कितना हो गया, P डैश Q डैश बटे PQ इंटू कितना हो जाएगा, D बटे UE। ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। तो अब इससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में समीकरण 3 के अंदर किसका मान चाहिए, P डैश Q डैश बटे PQ का मान चाहिए। तो PQ यहां पे है और P डैश Q डैश यहां पे है।
तो कौन कौन से त्रिभुज ले भाई? त्रिभुज पी क्यू ओ व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ में। अब आपके पास में त्रिभुज पी क्यू ओ व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ में ये कोण कितना है आपके पास में? 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो क्या होगा आपके पास में? कोण क्यू पी ओ बराबर हो जाएगा कोण क्यू डैश पी डैश ओ। कौन से कोण है भाई आपके पास में? समकोण है। कौन से कोण है? समकोण है। उससे आगे आपके पास में ये कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या होगा आपके पास में? कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी डैश ओ क्यू डैश। कौन से कोण आपके पास में? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब आपके पास इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण क्या है? आपस में समान है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए आपके पास में त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप है किससे? त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ से। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो यहां पे ध्यान देना भाई, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। पी क्यू बटे कितना होगा? पी डैश क्यू डैश होगा। तो यहां पे आपके पास में पी क्यू बटे हो जाएगा पी डैश क्यू डैश बराबर कितना होगा? पीओ बटे कितना हो जाएगा? पी डैश ओ हो जाएगा। तो यहां होगा आपके पास में पीओ बटे पी डैश ओ। हमें समीकरण 3 के अंदर किसका मान चाहिए? पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू का। तो इसको क्या करेंगे? हमें उल्टा करेंगे। तो क्या मान होगा आपके पास में? यहां मान होगा आपके पास में पी डैश क्यू डैश बटे कितना हो जाएगा? पी क्यू बराबर कितना होगा आपके पास में? पी डैश ओ बटे कितना हो जाएगा? पी ओ। दोनों तरफ से क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। मान क्या रहेगा? समान रहेगा। अब यहां पे ध्यान देना, P डैश O का मान क्या है आपके पास में? अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V नोट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपके पास में जो P डैश O बराबर कितना है? माइनस प्लस V नोट, क्योंकि कौन सी साइड है? RHS साइड है, तो V नोट क्या होगा? प्लस का होगा। और PO आपके पास में क्या है? बिंब की दूरी है, और इसको कितना माना है हमने? यू नोट माना है। यू नोट किसका होगा? धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। माइनस कितना हो जाएगा? यू नोट। ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या मान होगा भाई? यहां पे होगा पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास में वी नोट बटे माइनस में यू नोट। तो यहाँ P डैश Q डैश बटे पी क्यू का मान समीकरण 3 के अंदर रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो आपके पास में क्या मान होगा समीकरण 3 से? उसको अच्छे से समझना भी। m बराबर कितना होगा आपके पास में? P डैश Q डैश बटे पी क्यू का मान कितना है? माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू कितना है? डी बटे यूई। किसका मान आ गया भाई आपके पास में? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन क्षमता का मान आ गया। तो उससे आगे ध्यान से समझना, इस साइड से रब कर रहा हूं मैं, कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर। पहली कंडीशन क्या लगेगी? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है आपके पास में? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है,
न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के ऊपर बनेगा तो आपके पास में क्या होगा भाई, उस मान को अच्छे से समझना। तो उस मान को समझने के लिए आपके पास में वीई, जो प्रतिबिंब की लास्ट प्रतिबिंब की जो दूरी है वीई बराबर कितना होगा आपके पास में, वीई बराबर कितना होगा आपके पास में माइनस डी होगा। क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या कह रही है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आपके पास में लास्ट प्रतिबिंब कहां बना है, दूरी कितनी है, वी है, और उसकी दूरी कितनी मानी हमने, माइनस डी मानी है। उससे आगे आपके पास में जो बिंब दूरी है यूई बराबर कितना होगा आपके पास में, माइनस कितना होगा आपके पास में, यूई होगा। यू बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस यूई हो जाएगा। और आपके पास में एफ ही बराबर कितना होगा आपके पास में, एफ ई होगा। कितना होगा, एफ ई होगा। तो आपके पास में किससे, लेंस सूत्र से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है भाई, 1 में एफ बराबर 1 में वी माइनस 1 में यू। तो आपके पास में यहां क्या होगा, एफ ही होगा, वी होगा और क्या होगा, यू ही होगा। क्योंकि आपके पास में लास्ट प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है, नेत्रिका लेंस के द्वारा बन रहा है। तो लेंस सूत्र किसके लिए लागू होगा, नेत्रिका लेंस के लिए लागू होगा। तो आपके पास एफ ही बराबर कितना है, एफ ही है, तो 1 में एफ ही बराबर कितना हो जाएगा, 1 में वी का मान कितना है, माइनस डी, 1 में माइनस डी, माइनस 1 में यूई का मान कितना है, माइनस 1 में माइनस में यूई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो आपके पास 1 में एफ ही बराबर हो जाएगा माइनस 1 में डी और प्लस 1 में यूई। अब आपके पास में माइनस 1 में डी को इस साइड भेजेंगे तो आपके पास कितना मान होगा, यहां पे जो मान होगा वो होगा आपके पास में 1 में यूई बराबर कितना होगा आपके पास में 1 में डी प्लस में 1 में एफ ई। क्योंकि इसको इस साइड भेज देंगे तो 1 में यूई बराबर कितना बच गया, 1 में डी प्लस 1 में एफ ई। तो अब आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रेखा आवर्धन क्षमता कितनी है, एम बराबर माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू डी बटे कितना है, यूई है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं हम, चूंकि आपके पास में एम बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू डी बटे यूई। तो 1 में यूई का मान कितना है, ये मान है, तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में m बराबर कितना होगा, m बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस वी नोट बटे कितना होगा, यू नोट इंटू डी, और 1 में यूई का मान कितना है, 1 में डी प्लस में 1 में एफ ई। तो आपके पास में डी को इन दोनों संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू कितना हो जाएगा, डी बटे डी प्लस में डी बटे एफ ई। डी से डी काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस में डी अपोन में एफ ई। ये कब आ गई भी आपके पास में रेखा आवर्धन क्षमता, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के ऊपर बनता है। अब इससे आगे ध्यान से समझना, जब प्रतिबिंब क्या होता है आपके पास में अनंत पर बनता है। तो अब आपके पास प्रतिबिंब अनंत के ऊपर कब बनेगा, जब आपके पास वस्तु कहां पे स्थित होगी, फोकस से बिंदु के ऊपर स्थित होगी। तो यहां लिखेंगे कंडीशन सेकंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब
प्रतिबिंब अनंत के ऊपर कब बनेगा? जब वस्तु कहां होगी? फोकस बिंदु के ऊपर स्थित होगी। इसलिए आपके पास में एफ ई बराबर कितना होगा? आपके पास में एफ यू ई बराबर कितना होगा? आपके पास में एफ ई होगा। कितना होगा? एफ ई होगा। तो इस बात का ध्यान रखना भाई कि आपके पास में जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कब बनेगा? अनंत के ऊपर कब बनेगा? जब वस्तु कहां पे स्थित होगी? फोकस बिंदु के ऊपर स्थित होगी। तो बिंब की दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी के समान होगी। तो यहाँ पे उसकी रेखीय आवर्धन क्षमता m बराबर कितना हो जाएगा? माइनस वी नोट बटे यू नोट इंटू डी बटे यू के स्थान पर क्या डाल सकते हैं? एफ ई डाल सकते हैं। ये क्या आ गया आपके पास? जब प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत के ऊपर बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर किसी भी भैया बहना को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इस टॉपिक को अच्छे से रफ कॉपी के अंदर कम से कम 2 बार हाथ से सोल्व करके अच्छे से समझना है आपको। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। इस टॉपिक को उसी दिन दोबारा से समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।